आज देश हित हमारा समर्पित है मां को। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद एक और शख्सियत भारत के घर घर में लोकप्रिय हो गई। मां हीराबेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों की सबसे मजबूत डोर बंधी थी। आज ये डोर टूट गई है। 100 साल की उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अहमदाबाद के अस्पताल में निधन हो गया। प्रधानमंत्री ने दिल्ली से गांधीनगर पहुंचकर उनको आखिरी विदाई दी। अपनी मां से प्रधानमंत्री मोदी का प्रेम और स्नेह सारे देश ने एक बार नहीं कई बार देखा है और मां को आखिरी विदाई देते हुए भी एक बेटे की भावुकता पूरे देश ने देखी। नरेंद्र को गढ़ने वाली मां, आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाने वाली मां, प्रधानमंत्री की प्रेरणा मां, सबसे मजबूत रिश्ते की डोर मां, प्यार से माथे को चूमने वाली मां, 100 साल का आशीर्वाद मां। मां चली गई, यादें बाकी हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक देश की सबसे ताकतवर शख्सियत की मां हीराबेन ने जिस सादगी के साथ अपने जीवन को जिया, उसी सादगी के साथ शतायु होकर वो दुनिया से विदा हो गई। 18 जून को उन्होंने अपने जीवन के 100वें पड़ाव को पूरा किया था और 30 दिसंबर की सुबह 3:30 बजे अहमदाबाद के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फौरन खबर दी गई और दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचने से पहले जीवन के सबसे बड़े दुख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को यह दुखद खबर दी। शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। मां को अंतिम विदाई देने प्रधानमंत्री दिल्ली से सीधे अहमदाबाद और अहमदाबाद से गांधीनगर पहुंचे। मां के अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के साथ कोई गाड़ियों का काफिला, कोई प्रोटोकॉल नहीं था। भाई के घर पर मां के जाने के बाद परिवार की महिलाएं विलाप कर रही थीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बेहद गंभीर थे। सबसे पहले उन्होंने मां के चरणों में पुष्प अर्पित किए, झुककर मां के चरणों को प्रणाम किया, मां के सामने दंडवत हुए। इसके बाद एक बेटे के कंधों ने सबसे बड़ा भार यानी अपनी मां की अर्थी को उठाया। जहां प्रधानमंत्री मोदी मां की अर्थी को कंधों पर उठा रहे थे, वहीं पर कुछ दिनों पहले उनकी अपनी मां से मुलाकात हुई थी। कंधे पर मां की अर्थी थी और ठीक ऊपर एक तस्वीर जिसमें मां अपने नरेंद्र को मिठाई खिला रही थी। यह क्षण भावुक करने वाला था। भाइयों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को अंतिम विदाई देने कांधों पर अर्थी लिए कमरे से बाहर निकले। बचपन की यादें, मां की कही गई बातें, उनसे मिली शिक्षा और उनके हमेशा हमेशा के लिए चले जाने का गम, सब कुछ दिमाग में घूम रहा होगा। प्रधानमंत्री ने अपनी मां को याद करते हुए एक बात और साझा की थी। मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है। काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। मां की यात्रा घर से निकलकर सड़क पर आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगे पांव थे, क्योंकि आज उस देवी को कंधों पर रखकर विदाई दे रहे थे नरेंद्र मोदी, जो उनके लिए सबसे ज्यादा पूजनीय थी, प्रधानमंत्री की मां थी। घर से बाहर मां की अर्थी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वाहन तक पहुंचे जिससे मां के पार्थिव शरीर को लेकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट तक जाना था। मां का पार्थिव शरीर वाहन में रखा गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाहन में मां के सामने बैठ गए। यह प्रधानमंत्री की अपनी मां के साथ अंतिम यात्रा थी। एक एक पल बहुत भारी था। हीराबेन वो भाग्यशाली महिला थीं जिन्होंने अपने बेटों को गरीबी और अभावों से लड़कर आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया था और 100 वर्ष की आयु तक उन्हें इसी तरह जीते हुए देखा भी था। लेकिन अब उन्हें मोक्ष मिलने वाला था। शमशान गृह में प्रधानमंत्री जब अपनी मां को लेकर पहुंचे तो वाहन से उतरते ही सामने उन्हें महादेव की मूर्ति दिखाई दी। जीवन के सबसे बड़े सत्य से प्रधानमंत्री का साक्षात्कार हो रहा था। सत्य जो आया है उसे एक न एक दिन जाना भी है। मां की अर्थी को कंधों पर उठाकर प्रधानमंत्री ने अंतिम संस्कार वाली जगह पर रखा। भाइयों के साथ मां के अंतिम संस्कार की रस्में निभाई और आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां हीराबेन को मुखाग्नि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रिश्तों की सबसे बड़ी डोर थी हीराबेन। देश सेवा के मिशन में लगे प्रधानमंत्री मोदी को अपनी मां का आशीर्वाद हर कदम पर मिला। अब उनका पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया है। अब भले ही मां का प्यार भरा स्पर्श नरेंद्र मोदी को ना मिल पाए, लेकिन मां का आशीर्वाद मां के जाने के बाद भी उनके साथ हमेशा रहेगा और वो अपनी मां की दिखाई राह पर हमेशा चलते रहेंगे। आज सोशल मीडिया पर 2 तस्वीरें वायरल हैं। पहली हीराबा को मुखाग्नि देते नरेंद्र मोदी की और दूसरी वो तस्वीर जिसमें पीएम मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कर रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपनी मां के अंतिम संस्कार के बाद भी सरकारी कार्यक्रमों में क्यों शामिल हुए, तो इसका जवाब आ चुका है। आज मोदी परिवार ने हीराबा के लिए प्रार्थना करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद किया। साथ ही यह भी कहा कि दिवंगत आत्मा को याद करते हुए सभी लोग अपने तय कार्यक्रमों को जारी रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यही किया और ऐसा करके उन्होंने अपनी मां हीराबा को सच्ची श्रद्धांजलि दी। यानी अपनी मां को आखिरी विदाई के बाद पीएम मोदी ने वही किया जो उनकी मां चाहती थी। हीराबा के अंतिम संस्कार के ठीक बाद मातृभक्त मोदी कर्तव्य पथ पर चल पड़े। सुबह करीब 9:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां को मुखाग्नि दी और लगभग 120 मिनटों के बाद फिर से अपनी जिम्मेदारी निभाते नजर आए। हमें हर दिन का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है। हर पल का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है। देश सेवा के कार्यों में हमें रुकना नहीं है। अंतिम संस्कार की तस्वीरों में मोदी भावुक दिखे, चेहरे पर मां को अंतिम विदाई का दुख, तो थोड़ी देर बाद की तस्वीरों में ही मोदी प्रधान सेवक का फर्ज निभाते दिखे। पीएम मोदी को कर्मयोगी बनने का जो संदेश हीराबा ने दिया था, प्रधानमंत्री के रूप में वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। प्रधानमंत्री ने जिस सादगी के साथ में दाह संस्कार किया, एक तरफ उन्होंने अपने पारिवारिक मूल्यों को, कर्तव्यों को पूरा किया और अचानक ही वो जो निर्धारित कार्यक्रम थे वो उसमें गए हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि देश की कर्तव्य निष्ठा का जो चरम है, अगर हम गौरीशंकर की शिखा की ऊंचाइयां माने तो उससे कम नहीं है आज का प्रधानमंत्री का ये कदम। और इसलिए मैं पूज्य बा के चरणों में नमन करता हूं। लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पश्चिम बंगाल के लिए बनी हैं, उनके शिलान्यास या उद्घाटन के निमित्त और नेशनल गंगा काउंसिल की मीटिंग। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह पूर्वक सारी कार्यक्रम एज इट इज हों, इनको सुनिश्चित करने के लिए कहा है। केवल इतना सा अंतर कि मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं आ पाऊंगा, लेकिन वर्चुअली इन सब कार्यक्रमों में रहूंगा।
मुझे लगता है कि हीराबा के निधन के दिन भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी कर्मयोगी माता को श्रद्धांजलि देते हुए पूरे देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज प्रधानमंत्री मोदी को पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्टेशन पर पहुंचना था। वहां से बंगाल की पहली और देश की 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हुई। मां के अंतिम संस्कार की वजह से मोदी अहमदाबाद से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कनेक्ट हुए और हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने रेलवे और मेट्रो समेत कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया और इस मौके पर बंगाल न आ पाने के लिए जनता से माफी भी मांगी। आज मुझे आप सबके बीच रूबरू आना था, लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी, बंगाल की क्षमा चाहता हूं। May God give you the strength. पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्टेशन पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद रहीं। अपने भाषण में उन्होंने हीराबा के निधन पर दुख जताया और प्रधानमंत्री को आराम करने की सलाह भी दी। Respected Prime Minister, today is a sad day for you personally, and it's a great loss of your personal life. Sir, I convey my gratitude to you because you are supposed to come to West Bengal today. But because of the sad demise of your mother, you could not reach, but heartily you have reached to us through your virtual program. Even I will request you make the program cut to short, and please take rest because just you are coming from the cremation. वर्चुअल लिंक के जरिए प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद से ही अपनी बंगाल वाली जिम्मेदारियों को निभाया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के चेहरे पर मातृशोक दिखा, पर देश के लिए कमिटमेंट सारी भावनाओं से ऊपर रहा। गुरुदेव टैगोर द्वारा रचित प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ओ ओमार देशेर माटी, तोमार पौरे ठेकाई माथा, यानी हे मेरे देश की माटी, मैं तुम्हारे आगे अपना सर झुकाता हूं। आजादी के इस अमृत काल में मातृभूमि को सर्वोपरि रखते हुए हमें मिलकर काम करना है। आज पूरी दुनिया भारत को बहुत भरोसे से देख रही है। इस भरोसे को बनाए रखने के लिए हर भारतीय को पूरी शक्ति लगा देनी है। हमें हर दिन का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है, हर पल का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है। देश सेवा के कार्यों में हमें रुकना नहीं है। कुछ घंटों में ही प्रधानमंत्री ने पहले मां के लिए बेटे का फर्ज निभाया और फिर मातृभूमि के लिए प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी। और पीएम मोदी की ये 2 तस्वीरें आज पूरा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री के बारे में जैसे ही ये खबर आई तो सबको आशंका थी कि अब सारे प्रोग्राम कैंसिल होने की खबरें आएंगी। मंत्री भी ऐसे आदेश का इंतजार कर रहे थे, पर प्रधानमंत्री का संदेश एकदम क्लियर था, राष्ट्र का कोई काम ना रुका है ना रुकेगा। सज्जनों, जब मैं यहां पर आया मुझे जानकारी प्राप्त हुई एक दुखद घटना की कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मां, जो 99 ईयर से अधिक की हो गई थी, उनका निधन आज हो गया है। आज उनका स्वर्गवास हो गया है। मुझे लगा कि शायद मुझे वापस जाना पड़े, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नहीं, कोई भी अपना कार्यक्रम कैंसिल नहीं करेगा और कार्यक्रम करके ही सबको जो है दिल्ली वापस लौटना है। अभी हमको नमामि गंगे जो काउंसिल की जो बैठक है, उस बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ ही हम लोगों को उस बैठक में प्रतिभाग करना है। और समाचार मिला है कि प्रधानमंत्री जी सभी कार्यक्रमों में रहने वाले हैं और वो ये अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात हमारे कार्यक्रम में वो प्रतिभाग करेंगे, वर्चुअल प्रतिभाग करेंगे। प्रधानमंत्री से जुड़ी एक और तस्वीर कोलकाता से आई। वहां राष्ट्रीय गंगा परिषद की मीटिंग हुई, जिसमें पीएम वर्चुअली शामिल हुए। इस बैठक में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और बिहार के डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चाहते तो अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर सकते थे, लेकिन अपनी माताजी हीराबा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के महज 2 घंटे बाद ही उन्होंने
पीएम वाली सारी जिम्मेदारियों को निभाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि राष्ट्र का कोई भी काम रुकने भी नहीं दिया और एक बार फिर साबित कर दिया कि राष्ट्र के लिए कर्तव्य पथ पर उनका मिशन बिना रुकावट के जारी है। अहमदाबाद से अंकुर त्यागी के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। हीराबा अपने बेटे नरेंद्र मोदी के साथ साए की तरह रहीं। बचपन से लेकर देश की बागडोर संभालने के बाद भी नरेंद्र मोदी अपनी मां की दी हुई सीख हमेशा याद रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं कि मातृशक्ति से ही उन्हें कर्मयोगी बनने की राह दिखी है। पीएम मोदी चाहे देश में हो या विदेश में मां का जिक्र करना कभी नहीं भूलते। यहां तक कि वो देश हो या पार्टी, सभी में मां होने का अनुभव करते रहे हैं। मां पंच तत्व में विलीन हो गई हैं, अपने नरेंद्र को अकेला छोड़ गई हैं। लेकिन नरेंद्र मां की सिखाई हर सीख को इस वक्त याद कर भावुक दिख रहे हैं। मां का नरेंद्र देश की सेवा में निरंतर जुटा है। देश की बागडोर संभालने से पहले से ही नरेंद्र को अपनी मां का अक्सर हर जगह दिखाई देता रहा है। इसलिए दिल्ली की संसद में कदम रखने से पहले वाराणसी में जनता को संबोधित करते हुए भी उन्होंने पवित्र गंगा को मां कहकर पुकारा। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। साफ है, गुजरात की गलियों से लेकर देश दुनिया के जिस भी कोने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, उन्हें मां के होने का एहसास हर जगह रहा। नरेंद्र मोदी के हर काम में, एक्शन में, बयानों में मातृशक्ति की छाप दिखाई दी। यही वजह है कि देश की संसद में पहली बार कदम रखने के वक्त भी उन्हें मां की शक्ति का एहसास हुआ। संसद में पहला भाषण देते हुए 20 मई 2014 को भी पीएम मोदी देश और बीजेपी को मां बताते हुए भावुक हो गए। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। देश की संसद में पहली बार मोदी के मन के भाव जिस तरह से सामने आए, उसने बताया कि मां का महत्व कैसे उनके जीवन में संजीवनी का काम करता है। सिर्फ समर्पित भाव से मां की सेवा करता है। इसके बाद तो 28 सितंबर 2015 को दुनिया ने भी देखा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी का गला मां के बलिदान को याद कर रूंधने लगा। पीएम मोदी फेसबुक के हेडक्वार्टर में कार्यक्रम में मौजूद थे। नरेंद्र मोदी मानते रहे हैं कि मां की ममता और उनका आशीर्वाद जीवन जीने की जड़ी बूटी होता है। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए बे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है।
देश की बागडोर संभालने के बाद पीएम मोदी अच्छे से महसूस करते हैं कि उनकी मां जैसी देश की लाखों माओं ने अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए क्या कुछ सहा है। ऐसे में उन्होंने महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर दर्जनों योजनाओं को शुरू किया, जिससे महिलाओं को सशक्त किया जा सके। मोदी सरकार ने ऐसी योजनाओं पर सबसे पहले जोर दिया जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती हैं। इस कड़ी में शुरुआत मई 2016 से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से हुई। चूल्हे पर खाना बनाने वाली मां को पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी। मुंशी प्रेमचंद, उनकी एक बहुत ही मशहूर कहानी, ईदगाह। एक छोटा सा बालक हामिद था। वो मेले में मिठाई न खाकर अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीद करके ले आता है ताकि खाना बनाते हुए दादी के हाथ जल न जाए। मुंशी प्रेमचंद की कहानी मुझे आज भी प्रेरणा देती है। मुझे लगता है कि अगर एक हामिद कर सकता है तो देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर सकता? अपने दूसरे कार्यकाल में भी पीएम मोदी ने इस योजना को सफल बनाने के लिए बड़े स्तर पर चालू रखा। यही नहीं, पीएम मोदी ने माताओं के साथ साथ बेटियों के लिए भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कर महिलाओं को सशक्त करने की बड़ी योजना शुरू की। इस योजना का लाभ ऐसी महिलाओं तक पहुंचाने के मकसद का था जो घरेलू या किसी भी तरह की हिंसा से पीड़ित हैं। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना का भी आरंभ किया गया। इसके तहत बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करना बड़ा उद्देश्य था। फ्री सिलाई मशीन योजना भी बड़ी योजनाओं में से एक है, जिसे देश की महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की भी शुरुआत की गई, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को व्यापक एवं गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शुरू किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना का भी आरंभ किया गया। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत भारत सरकार ने 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देना शुरू किया, जिससे महिलाओं के जीवन में सुधार आ सके। प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना भी शुरू की गई। इस योजना की शुरुआत देश के 115 अति पिछड़े जिलों के ब्लॉक से की गई। पीएम मोदी देश के सबसे ताकतवर पद तक पहुंचे। उनकी मां का मन नरेंद्र मोदी में तो लगता था, लेकिन उनका मन पीएम हाउस में नहीं लगा। यह बात खुद पीएम मोदी भी बता चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी वर्ष जून में एक ब्लॉग लिखा था। हो सकता है आप में से कई लोगों ने उनका ब्लॉग ना पढ़ा हो। अपने लेख की शुरुआत में ही उन्होंने जिक्र किया है कि वे अपनी मां के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन इसे पढ़ते हुए हर बेटे को लगेगा कि उसकी मां भी तो ऐसी ही है। आज हमने प्रधानमंत्री की कलम से लिखी गई मां की यादों को खास तौर पर आपके लिए तैयार किया है। यह लेख कई जगह आपको भावुक करेगा, कई जगह आप अपनी मां के संयम, साहस और त्याग को खुद से जोड़कर महसूस कर पाएंगे, और कई जगह आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। कि मैंने अपनी मां को अड़ोस पड़ोस के घर में बर्तन साफ करके, पानी भर के हमें संस्कारित करने का और बिना निराश हुए बच्चों को पालने का उस मां ने काम किया। माँ, आज जब मैं आपके बारे में लिख रहा हूं तो हर बेटे को लग सकता है कि अरे मेरी माँ भी तो ऐसी ही है, मेरी माँ भी तो ऐसा ही किया करती है। ये पढ़ते हुए हर बेटे के मन में अपनी माँ की छवि उभरेगी। मुझे पता है माँ, बचपन के संघर्षों ने आपको उम्र के बहुत पहले बड़ा कर दिया था। आप अपने परिवार में सबसे बड़ी थीं और जब शादी हुई तो भी सबसे बड़ी बहू बनी। बचपन में जिस तरह आप अपने घर में सभी की चिंता करती थीं, सभी का ध्यान रखती थीं, सारे कामकाज की जिम्मेदारी उठाती थीं, वैसी ही जिम्मेदारियां आपको ससुराल में उठानी पड़ी। इन जिम्मेदारियों के बीच
इन परेशानियों के बीच आप हमेशा शांत मन से हर स्थिति में परिवार को संभाले रहे। मुझे याद है मां, वडनगर के जिस घर में हम लोग रहा करते थे वो बहुत ही छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना वो एक 1.5 कमरे का ढांचा ही हमारा घर था। उसी में मां, पिताजी, हम सब भाई बहन रहा करते थे। उस छोटे से घर में आपको खाना बनाने में कुछ सहूलियत रहे, इसलिए पिताजी ने घर में बांस की फट्टी और लकड़ी के पटरों की मदद से एक मचान जैसी बनवा दी थी। वही मचान हमारे घर की रसोई थी। मां, आप उसी पर चढ़कर खाना बनाया करती थी और हम लोग उसी पर बैठकर खाना खाया करते थे। कोई भी मौसम हो, गर्मी हो, बारिश हो, पिताजी 4 बजे भोर में घर से निकल जाया करते थे। आसपास के लोग पिताजी के कदमों की आवाज से जान जाते थे कि 4 बज गए हैं, दामोदर काका जा रहे हैं। घर से निकलकर मंदिर जाना, प्रभु दर्शन करना और फिर चाय की दुकान पर पहुंच जाना उनका नित्य कर्म रहता था। और मां, आप भी समय की उतनी ही पाबंद थी। आपको भी सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। सुबह सुबह ही आप बहुत सारे काम निपटा लिया करती थी। गेहूं पीसना हो, बाजरा पीसना हो, चावल या दाल बिनना हो, सारे काम खुद ही करती थी। काम करते हुए आप अपने कुछ पसंदीदा भजन या प्रभातियां गुनगुनाती रहती थी। नरसिंह मेहता जी का एक प्रसिद्ध भजन है, जल कमल छांडी जाने बाला स्वामी अमारो जागशे, वो आपको बहुत पसंद था। मां, आप कभी अपेक्षा नहीं करती थी कि हम भाई बहन अपनी पढ़ाई छोड़कर आपकी मदद करें। आप कभी मदद के लिए हाथ बटाने के लिए नहीं कहती थी। मां, आपको लगातार काम करते हुए देखकर हम भाई बहनों को खुद ही लगता था कि काम में हाथ बटाएं। मुझे तालाब में नहाने का, तालाब में तैरने का बड़ा शौक था, इसीलिए मैं भी घर के कपड़े लेकर उन्हें तालाब में धोने के लिए निकल जाता था। कपड़े भी धुल जाते थे और मेरा खेल भी हो जाता था। मुझे याद है मां, घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज्यादा मिल जाएं, इसके लिए आप दूसरों के घर के बर्तन भी मांजा करती थी। समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थी, क्योंकि उससे भी कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागे बनाने का काम, ये सब कुछ आप खुद ही करती थी। आपको डर रहता था कि कपास के छिलकों के कांटे हमें न चुभ जाएं। अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया। मां, आपको अपने काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना, अपना काम किसी दूसरे से करवाना कभी पसंद नहीं आया। मुझे याद है, वडनगर वाले मिट्टी के घर में बारिश के मौसम से कितनी दिक्कतें होती थी, लेकिन आपकी कोशिश रहती थी कि परेशानी कम से कम हो। इसलिए जून के महीने में कड़ी धूप में आप घर की छत की खपरेल को ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ जाया करती थी। आप अपनी तरफ से तो कोशिश करती ही थी, लेकिन हमारा घर इतना पुराना हो गया था कि उसकी छत तेज बारिश सह नहीं पाती थी। बारिश में हमारे घर में कभी पानी यहां से टपकता था तो कभी वहां से। पूरे घर में पानी न भर जाए, घर की दीवारों को नुकसान न पहुंचे, इसलिए आप जमीन पर बर्तन रख दिया करती थी। छत से टपकता हुआ पानी उसमें इकट्ठा होता रहता था। उन पलों में भी मैंने आपको कभी परेशान नहीं देखा मां, खुद को कोसते नहीं देखा। मैं आज हैरान होता हूं कि आप बाद में उसी पानी को घर के काम के लिए अगले 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल करती थी। मां, आपको घर सजाने का, घर को सुंदर बनाने का भी बहुत शौक था। घर सुंदर दिखे, साफ दिखे,
इसके लिए आप दिन भर लगी रहती थी। आप घर के भीतर की जमीन को गोबर से लीपती थी। माँ, आप बिना खिड़की वाले उस घर में उपले पर ही खाना बनाती थी। धुआं नहीं निकल पाता था, इसलिए घर के भीतर की दीवारें बहुत जल्दी काली हो जाया करती थी। कुछ हफ्तों में आप उन दीवारों की भी पुताई कर दिया करती थी। इससे घर में एक नयापन सा आ जाता था। माँ, आप मिट्टी की बहुत सुंदर कटोरियां बनाकर भी उन्हें सजाया करती थी। पुरानी चीजों को रिसाइकिल करने की हम भारतीयों में जो आदत है, आप उसकी भी चैंपियन थी माँ। आपका एक और बड़ा ही निराला और अनोखा तरीका मुझे याद है। आप अक्सर पुराने कागजों को भिगोकर उसके साथ इमली के बीज पीसकर एक पेस्ट जैसा बना लेती थी, बिल्कुल गोंद की तरह। फिर इस पेस्ट की मदद से आप दीवारों पर शीशे के टुकड़े चिपकाकर बहुत सुंदर चित्र बनाया करती थी। बाजार से कुछ कुछ सामान लाकर आप घर के दरवाजे को भी सजाया करती थी। मां, आप इस बात को लेकर हमेशा बहुत नियम से चलती थी कि बिस्तर बिल्कुल साफ सुथरा हो, बहुत अच्छे से बिछा हुआ हो। धूल का एक भी कण आपको चादर पर बर्दाश्त नहीं था। थोड़ी सी सिलवट देखते ही आप पूरी चादर फिर से झाड़कर करीने से बिछाती थी। हम लोग भी आपकी इस आदत का बहुत ध्यान रखते थे। मुझे याद है मां, दिल्ली से मैं जब भी गांधीनगर जाता था, आपसे मिलने पहुंचता था, तो मुझे अपने हाथ से आप मिठाई जरूर खिलाती थी। और जैसे एक माँ किसी छोटे बच्चे को कुछ खिलाकर उसका मुंह पोंछती है, वैसे ही आप मुझे कुछ खिलाने के बाद किसी रुमाल से मेरा मुंह जरूर पोंछती थी। आप अपनी साड़ी में हमेशा एक रुमाल या छोटा तौलिया खोस कर रखती थी। माँ, आपके सफाई प्रेम के तो इतने किस्से हैं कि लिखने में बहुत वक्त बीत जाएगा। आप में एक और खास बात थी। वडनगर में हमारे घर के पास जो नाली थी, जब उसकी सफाई के लिए कोई आता था तो आप बिना चाय पिलाए उसे जाने नहीं देती थी। बाद में सफाई वाले भी समझ गए थे कि काम के बाद अगर चाय पीनी है तो वो हमारे घर में ही मिल सकती है। आपकी एक और अच्छी आदत थी जो मुझे हमेशा याद रही। जीव पर दया करना आपके संस्कारों में झलकता था। गर्मी के दिनों में पक्षियों के लिए आप मिट्टी के बर्तनों में दाना और पानी जरूर रखा करती थी। पिताजी अपनी चाय की दुकान से जो मलाई लाते थे, आप उससे बड़ा अच्छा घी बनाती थी। और घी पर सिर्फ हम लोगों का ही अधिकार हो ऐसा नहीं था, घी पर हमारे मोहल्लों की गायों का भी अधिकार था। माँ, आप हर रोज नियम से गौ माता को रोटी खिलाती थी, लेकिन सूखी रोटी नहीं, हमेशा उस पर घी लगा के ही देती थी। एक बात और है माँ, भोजन को लेकर आपका हमेशा से ये भी आग्रह रहा है कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। हमारे कस्बे में जब किसी के शादी ब्याह में सामूहिक भोज का आयोजन होता था तो वहां जाने से पहले आप सभी को ये बात जरूर याद दिलाती थी कि खाना खाते समय अन्न मत बर्बाद करना। घर में भी आपने यही नियम बनाया हुआ था कि उतना ही खाना थाली में लो जितनी भूख हो। आप खुद भी अपनी थाली में अन्न का एक दाना नहीं छोड़ती थी। नियम से खाना, तय समय पर खाना, बहुत चबा चबा के खाना हमेशा आपकी आदत बनी रही। माँ, आप हमेशा दूसरों को खुश देखकर खुश रहा करती थी। घर में जगह भले कम हो, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा था। मुझे याद है, घर से थोड़ी दूर पर एक गांव था जिसमें पिताजी के बहुत करीबी दोस्त रहा करते थे। उनका बेटा था अब्बास। दोस्त की असमय मृत्यु के बाद पिताजी अब्बास को हमारे घर ही ले आए थे। माँ, आप हम सभी बच्चों की तरह अब्बास की भी बहुत देखभाल करती थी। ईद पर आप अब्बास के लिए उसकी पसंद के पकवान बनाती थी। त्योहारों के समय आसपास के कुछ बच्चे हमारे यहाँ ही आकर खाना खाते थे। उन्हें भी आपके हाथों का बनाया खाना बहुत पसंद था। हमारे घर के आसपास जब भी कोई साधु संत आते थे तो आप उन्हें घर बुलाकर भोजन अवश्य कराती थी। जब वो जाने लगते तो आप अपने लिए नहीं बल्कि हम भाई बहनों के लिए आशीर्वाद मांगती थी। आप उनसे कहती थी कि मेरी संतानों को आशीर्वाद दीजिए कि वो दूसरों के सुख में सुख देखें और दूसरों के दुख में दुखी हों। मेरे बच्चों में भक्ति और सेवा भाव पैदा हो, उन्हें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मुझे दशकों पुरानी एक घटना याद आ रही है मां। तब तक मैं संगठन में रहते हुए जन सेवा के काम में जुट चुका था। घर वालों से संपर्क ना के बराबर ही रह गया था।
उसी दौर में एक बार बड़े भैया आपको बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी के दर्शन कराने के लिए ले गए थे। बद्रीनाथ में जब आपने दर्शन किए तो केदारनाथ में भी लोगों को खबर लग गई कि मेरी मां आ रही है। उसी समय अचानक मौसम भी बहुत खराब हो गया। ये देखकर कुछ लोग केदार घाटी से नीचे की तरफ चल पड़े। वो अपने साथ में कंबल भी ले गए। वो रास्ते में बुजुर्ग महिलाओं से पूछते जा रहे थे कि क्या आप नरेंद्र मोदी की मां हैं। ऐसे ही पूछते हुए वो लोग आप तक पहुंचे। उन्होंने आपको कंबल दिया, चाय पिलाई। फिर तो वो लोग पूरी यात्रा भर आपके साथ ही रहे। केदारनाथ पहुंचने पर उन लोगों ने आपके रहने के लिए अच्छा इंतजाम किया। इस घटना का आपके मन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तीर्थ यात्रा से लौटकर जब आप मुझसे मिली तो कहा कि कुछ तो अच्छा काम कर रहे हो तुम, लोग तुम्हें पहचानते हैं। अब इस घटना के इतने वर्षों बाद जब लोग आपके पास जाकर पूछते थे कि आपका बेटा पीएम है, आपको गर्व होता होगा, तो आपका जवाब बड़ा गहरा होता था। आप उन्हें कहती थीं कि जितना आपको गर्व होता है उतना ही मुझे भी होता है। वैसे भी मेरा कुछ नहीं है, मैं तो निमित्त मात्र हूं, वो तो भगवान का है। एक बार मैं जब एकता यात्रा के बाद श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा कर लौटा था तो अहमदाबाद में हुए नागरिक सम्मान कार्यक्रम में आपने मंच पर आकर मेरा टीका किया था। आपके लिए वो बहुत भावुक पल इसलिए भी था क्योंकि एकता यात्रा के दौरान फगवाड़ा में एक हमला हुआ था। उसमें कुछ लोग मारे भी गए थे। उस समय आप मुझे लेकर बहुत चिंता में थी। तब मेरे पास 2 लोगों का फोन आया था, एक अक्षरधाम मंदिर के श्रद्धेय प्रमुख स्वामी जी का और दूसरा फोन आपका। आपको मेरा हाल जानकर कुछ तसल्ली हुई थी। दूसरी बार आप सार्वजनिक तौर पर मेरे साथ तब आई थी जब मैंने पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 20 साल पहले का वो शपथ ग्रहण ही आखिरी समारोह था जब आप सार्वजनिक रूप से मेरे साथ कहीं उपस्थित रहे। उसके बाद आप कभी किसी कार्यक्रम में मेरे साथ नहीं आए। मुझे एक और वाकया याद आ रहा है। जब मैं सीएम बना था तो मेरे मन में इच्छा थी कि अपने सभी शिक्षकों का सार्वजनिक रूप से सम्मान करूं। मेरे मन में यह भी था कि आप तो मेरी सबसे बड़ी शिक्षक रही हैं, आपका भी सम्मान होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि माता से बड़ा गुरु कोई नहीं, नास्ति मातृ समो गुरु। इसलिए मैंने आपसे भी कहा था कि आप भी मंच पर आइएगा, लेकिन आपने कहा कि देख भाई, मैं तो निमित्त मात्र हूं, तुम्हारा मेरी कोख से जन्म लेना लिखा हुआ था, तुम्हें मैंने नहीं भगवान ने कहा है। ये कहकर आप उस कार्यक्रम में नहीं आई थी। मेरे सभी शिक्षक आए थे, लेकिन आप उस कार्यक्रम से दूर ही रही। कई बार आप मुझसे कहती थी, देखो भाई, पब्लिक का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। वो बोलती थी कि अपना शरीर हमेशा अच्छा रखना, खुद को स्वस्थ रखना, क्योंकि शरीर अच्छा रहेगा तभी तुम अच्छा काम भी कर पाओगे। एक समय था मां जब आप बहुत नियम से चतुर्मास किया करती थी, लेकिन बाद में आप मुझसे भी कहने लगी कि इतने साल तो कर लिया, अब नवरात्रि के समय जो कठिन व्रत तपस्या करते हो उसे थोड़ा आसान कर लो। मां, मैंने अपने जीवन में कभी आपसे किसी के लिए कोई शिकायत नहीं सुनी। ना ही आप किसी की शिकायत करती थी और ना ही किसी से कुछ अपेक्षा रखती थी। मैंने आपके शरीर पर कभी सोना नहीं देखा, आपको सोने गहने का कोई मोह नहीं था। आप पहले भी सादगी से रहती थीं और अंत तक अपने छोटे से कमरे में पूरी सादगी से रही। ईश्वर पर आपकी अगाध आस्था थी। दिन भर भजन और माला जपना इतना ज्यादा हो जाता था कि आप नींद भी भूल जाती थी। घर के लोगों को माला छिपानी पड़ती थी, तब जाकर आप सोती थी। सालों बाद भी आपकी याददाश्त बहुत अच्छी रही। जब भी कोई रिश्तेदार आपसे मिलने आता था और अपना नाम बताता था तो आप तुरंत उनके दादा दादी या नाना नानी का नाम लेकर बोलती थी कि अच्छा, तुम उनके घर से हो। दुनिया में क्या चल रहा है इस पर आपकी नजर रहती थी। मैंने पिछले दिनों आपसे पूछा कि आजकल टीवी कितना देखती हो, तब आपने कहा कि टीवी पर तो जब देखो तब सब आपस में झगड़ा करते रहते हैं। हाँ, कुछ हैं जो शांति से समझाते हैं और मैं उन्हें देखती हूँ। आप इतना कुछ गौर कर रही हैं, ये देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। उनकी तेज याददाश्त से जुड़ी एक और बात मुझे याद आ रही है। ये 2017 की बात है, जब मैं यूपी चुनाव के आखिरी दिनों में काशी में था। वहां से मैं अहमदाबाद गया तो आपके लिए काशी से प्रसाद लेकर भी गया था। आपसे मिला तो आपने पूछा कि क्या काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन भी किए थे। आप पूरा ही नाम लेती थी, काशी विश्वनाथ महादेव। फिर बातचीत में आपने पूछा कि क्या काशी विश्वनाथ महादेव के मंदिर तक जाने का रास्ता अब भी वैसा ही है, ऐसा लगता है किसी के घर में मंदिर बना हुआ है।
मैंने हैरान होकर उनसे पूछा कि आप कब गई थी? तब आपने बताया कि बहुत साल पहले गई थी। आपको उतने साल पहले की गई तीर्थ यात्रा भी अच्छी तरह याद थी। हम सभी फिर चल पड़े। उस गर्मी में पूजा के लिए उस तरह निकलना, आपकी वो समझदारी, पिताजी का तुरंत गुड़ खरीद कर लाना, मुझे आज भी एक एक पल अच्छी तरह याद है। दूसरों की इच्छा का सम्मान करने की भावना, दूसरों पर अपनी इच्छा ना थोपने की भावना मैंने आप में बचपन से ही देखी है। आपसे मुझे हमेशा प्रोत्साहन ही मिला। बचपन से आप मेरे मन में एक अलग ही प्रकार की प्रवृत्ति पनपते हुए देख रही थी। मैं अपने सभी भाई बहनों से अलग सा रहता था। मेरी दिनचर्या की वजह से, मेरे तरह तरह के प्रयोगों की वजह से कई बार आपको मेरे लिए अलग से इंतजाम भी करने पड़ते थे, लेकिन आपके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई। आपने कभी इसे बोझ नहीं माना। जैसे मैं महीनों महीनों के लिए खाने में नमक छोड़ देता था। कई बार ऐसा होता था कि मैं हफ्तों हफ्तों अन्न त्याग देता था, सिर्फ दूध ही पिया करता था। कभी तय कर लेता था कि अब 6 महीने तक मीठा नहीं खाऊंगा। सर्दी के दिनों में मैं खुले में सोता था। नहाने के लिए मटके के ठंडे पानी से नहाया करता था। मैं अपनी परीक्षा स्वयं ही ले रहा था। आप मेरे मनोभावों को समझ रही थी। आप कोई जिद नहीं करती थी। आप यही कहती थी, ठीक है भाई, जैसा तुम्हारा मन करे। आपको आभास हो रहा था कि मैं कुछ अलग ही दिशा में जा रहा हूं। मुझे याद है, एक बार हमारे घर के पास गिरी महादेव मंदिर में एक महात्मा जी आए हुए थे। वो हाथ में ज्वार उगाकर तपस्या कर रहे थे। मैं बड़े मन से उनकी सेवा में जुटा हुआ था। उसी दौरान मौसी की शादी पड़ गई थी। परिवार में सबको वहां जाने का बहुत मन था। मामा के घर जाना था। आपकी बहन की शादी थी, इसलिए आप भी बहुत उत्साह में थी। सब अपनी तैयारी में जुटे थे, लेकिन मैंने आपके पास जाकर कहा कि मैं मौसी की शादी में नहीं जाना चाहता। आपने वजह
कभी ईमानदारी का रास्ता छोड़ा, न चलते फिरते चले जाने की इच्छा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में आपने सुना कैसी थी हीराबा। अगर इस रिपोर्ट को देखकर भावनाओं का ज्वार अगर आंखों के रास्ते निकलना चाहे तो रोकिएगा मत। एक सुझाव जरूर है, अभी इसी वक्त या आज जब भी संभव हो आप भी अपनी मां से बात जरूर कर लीजिएगा। हो सके तो गले लगकर, हो सके तो फोन पर।